Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. कम्युनिस्ट कहते हैं कि सारा साइंटिफिक टेम्परामेंट वो लोग लेके आए। अब एक सिंपल सी बात कहिए, और कांग्रेसी कहते हैं साहब वही लोग लेके आए, नेहरू जी लेके आए। अब बताइए, भारत को आज तक इंडियन सिटीजन अगर किसी को साइंस को नोबेल प्राइज मिला है तो किसको मिला? सीवी रमन को 1930 में, तो उनके आने से पहले हो गया था। मगर उसके बावजूद हमें बताया जाता है कि नहीं साहब, साइंटिफिक टेम्परामेंट वो लेके आते हैं। जबकि फंडामेंटल साइंस में जो बड़ी बड़ी डिस्कवरी हुई है उनमें कम्युनिस्ट कंट्रीज का योगदान बहुत कम है और इस्लामिक कंट्रीज का जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। एक दौर था बैतुल हिकमत का दौर, आज से 800-900 साल पहले, तब वो एक अलग बात थी। मगर आज की डेट में उनका योगदान जीरो है और वो हमको समझाते हैं कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट किसे कहते हैं। हारून रशीद का वक्त था। हाँ, तो ऐसी चीजें जो माइंड में है इस समय हमें उसको समझने की जरूरत है। अब मैं एक बात और आप लोगों के ध्यान में कहना चाहूंगा। आज के समय में अगर आप देखें तो ये मेरे मन में एक बात आई कि भारतीय समाज में कहा जाता साहब बड़ा भेदभाव और जातिगत व्यवस्था में बड़ा भेदभाव था। इसको लेकर एक जातिगत संघर्ष का विषय। जरा आप गौर करिए किन राज्यों में यह विषय ज्यादा है। आप देखिए, कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में उतना नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से आप इधर जरा चले आइए मध्य प्रदेश में, तो वहां पर कास्ट का फैक्टर उतना बड़ा नहीं है। इंदौर, ग्वालियर, इंदौर आ जाइए, नहीं है। बिहार चले जाइए तो है, फिर बंगाल में है। आसाम चले जाइए तो नहीं है। फिर आप आइए महाराष्ट्र की तरफ तो महाराष्ट्र में है, गुजरात में उतना नहीं है। ब्रिटिश प्रोविंसेस। हाँ, अब आप आइए दक्षिण भारत में तो तमिलनाडु में है, मगर आंध्र में और कर्नाटक में उतना नहीं है। बहुत साफ मैं कहना चाहता हूं, ब्रिटिश इंडिया की जो रूल्ड स्टेट्स थी, अगर ये सच है कि वो भेदभाव भारतीय परंपरा की वजह से था, तो जो भारतीय परंपरा के अंतर्गत राज्य थे वहां पे ज्यादा होना चाहिए था। और वास्तविकता में ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स में ही ज्यादा है। यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज का यूपी, बंगाल प्रेसिडेंसी, आज का बिहार बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र जिसका सेंटर था, और साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी का सेंटर आज का तमिलनाडु था, वहीं पर ही आ गया। तो आप सोचिए कितने सटीक तरीके से हमारे दिमाग में भरा गया। दुख की बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया ने तो इंडिया को जिस ढंग से डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्लानिंग की थी, ये तो सबको पता ही है। और दो जगहों पे उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रांग अटैक किया। एक पंजाब, क्योंकि वो फाइटिंग सेंटर था, स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया, और उस समय दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी का सेंटर था तमिलनाडु, यानी आज का चेन्नई, वो इंटेलेक्चुअल सेंटर था। दोनों जगह ऐसी फीलिंग पैदा कर दो कि वो भारत के विरुद्ध हो जाए। दुख की बात यह है कि आजादी के बाद उस प्रोसेस को रिवर्स करने की बजाय जब कांग्रेस ने अपना सारा इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिस्टों को आउटसोर्स किया, एक्सेलरेट हो गया वो प्रोसेस। यानी जिस बुरी स्थिति में सन 47 में अंग्रेज हमको छोड़ के गए, ये लोग उससे ज्यादा बुरी स्थिति में 60, 70 और 80 के दशक के बाद ले आए। और आज मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति के अधिकांश ये सो कॉल्ड सेकुलर दल उसी विरासत में कैसे भारतीय समाज के अंदर विभाजन उत्पन्न किया जा सकता, वो क्षेत्र पे हो, भाषा पे है, जाति पे हो, उस पूरे प्रोसेस को, यानी एक मैकाले की मानसिकता, मार्क्स की मानसिकता और एक मैकाले की मानसिकता, ये दोनों का सबसे विभत्स स्वरूप अब आगे दिखाई पड़ रहा है। आजादी के इस अमृत काल में इसको समझने की जरूरत है। और ये एक मामले में ये लड़ाई आजादी की लड़ाई से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। कोई कहेगा ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। इसलिए बड़ी लड़ाई है कि आजादी की लड़ाई ऐसी थी जैसे हम जेल में हो। जो भी व्यक्ति जेल में, उसे पता रहता है नहीं आओ मुझे जेल से तोड़ के बाहर निकलना, और फिर कभी जेल में नहीं आता है। यह लड़ाई वो है कि ड्रग एडिक्ट है आपका दिमाग ही कैप्चर कर लिया गया है, उस ड्रग के हेलुसिनोजन में है। जब आप ड्रग के हेलुसिनेशन में है तो जैसे ही वो ड्रग आपसे अलग हुई, आप छटपटाने लगेंगे और आपको लगेगा नहीं उसी ड्रग में रहना अच्छा। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ, आप भी इसको एक्सपीरियंस करते होंगे, आप 4 अच्छी बातें लिखते होंगे। जैसे मैं कोई एक बात बोल दूं, उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव, 2 उदाहरण दे दूं, 4 उदाहरण दूं, 14 लोग कूद पड़ते हैं आखिर। नहीं, बिल्कुल नहीं था, भारत तो अच्छा था ही नहीं, कोई अच्छी बात कैसे कह सकते हैं आप, हम तो खराब ही खराब थे।
ये है ड्रग्स, कि आप अपनी अच्छाई देखकर भी उसको देखने को तैयार नहीं हैं। अगर आप ये कहें कि जापान में देवी बैजेंटीन है जो व्हाइट लोटस पे बैठती हैं, विजडम की प्रतीक है, हाथ में वीणा है, वो सरस्वती है, तो कूद पड़ेंगे, नहीं इसका कोई कनेक्शन नहीं, दिस इज मियर कोइंसिडेंस। ठीक है साहब, मान लिया। तो अब आप ये कहें कि इजिप्ट में एक जो भगवान का एक स्वरूप है पिता, PYTAH, अरे ये तो जस्ट सिमिलरी ऑफ वर्ड्स। फिर मात, MATT, इट्स जस्ट सिमिलरी ऑफ वर्ड्स। फिर आप कहें कि इटली में वहां पर रवन्ना एक जगह है, RAVA, रवन्ना, नहीं उसका कोई रावण से मतलब नहीं है। फिर उसकी गुफाओं में ये भित्ति चित्र भी मिल गए, अरे वो तो जस्ट एक आर्टिस्टिक चीज थी, कुछ नहीं। तो आप जाके रशिया में कहें कि एक देयर इज अ रिवर बाय द नेम मोक्ष, अरे ये भी सिर्फ मियर कोइंसिडेंस है। फिर आप कहें कि होंडुरास में मंकी गॉड ऑफ होंडुरास, नहीं वो भी सिर्फ एक मियर कोइंसिडेंस है। यानी आपको इधर से उधर तक, पूरब से पश्चिम तक फैले हुए सारी चीजें दिखाई पड़ रही हो, और उसके बाद हर व्यक्ति इस बात को लेकर सोशल मीडिया में कूद पड़े कि इसमें ना भारत का कोई प्रभाव है और भारत का प्रभाव देखा जा रहा है, तो वो एक निगेटिव फंडामेंटल मतलब कम्युनल चीज है, ये ड्रग्स है। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव ने चारों दिशाओं में पैसिफिक ओशन, ईस्ट रिम से लेके पैसिफिक ओशन वेस्ट रिम, पेरू का जो वो साइन है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, वो आज भी वहां पेरू में साइन दिखता है। अब ये लोग पूछिए साहब, अगर वो काल्पनिक थी रामायण, तो पेरू के उस पर्वत के ऊपर का साइन जो आज भी दिखता है, उसका मैं नाम बोल रहा हूं, वो क्या, वो वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख है, तो वो कैसे है भाई? चलो अगर आप ये कहें एंडीज में, तो इसका मतलब वो लोग उसे जानते थे। अरे जिस प्रकार की प्लानिटरी पोजीशंस दी हुई हैं, वो आज सॉफ्टवेयर में डालिए तो एग्जैक्ट निकल आती हैं। वो सारी चीजों को डिनाई करने का, इसलिए बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि आप वो जैसे ड्रग एडिक्ट को बाहर निकालना होता है, वैसे ही है मैकाले और मार्क्स की जो ड्रग्स है, इनसे बाहर निकालने की देश को बहुत बड़ी जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 के अपने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में इसका एक फ्रेमवर्क दिया था, और उन्होंने वो 5 प्रण बताए थे, और वो 5 प्रण थे विकास, जो उन्होंने कहा था, एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करना है, तीसरा अपनी विरासत पे गर्व करना है, और चौथा इस सब के लिए कर्तव्य करना है, और पांचवा था कि कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है, यानी इन आइसोलेशन नहीं, इन कोऑर्डिनेशन करना है। जी, लेकिन इन पर कुछ एक्शन प्लान नहीं बना आज तक। नहीं, देखिए एक्शन प्लान है, सरकार उसके ऊपर कार्य कर रही है, तभी तो आपको उसके प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं। अब मान लीजिए गुलामी की मानसिकता से ही मुक्त होने की बात है, तो अगर आप देखें सांस्कृतिक स्वाभिमान के गौरव के जितने प्रतीक और जिसका उत्थान इस कालखंड में हुआ, एक आप पहले उदाहरण से सोचिए, प्रधानमंत्री जी पहली विदेश, एक मिनट टोकूंगा, ये बात आपकी जो है वो मैं बिना कहे मान लेता हूँ। जब मैं कहता हूँ एक्शन प्लान, तो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में उसका एक अर्थ होता है, और वो एक्शन प्लान जो है वो ऊपर से नीचे तक जाता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, आपके संकेतों को वो नहीं समझती, न समझना चाहती है। किसी भी ब्यूरोक्रेट को केवल अपने करियर से मतलब होता है। आप कहें कि राष्ट्रवादी आप ढूंढने चलेंगे अगर ब्यूरोक्रेसी में, तो आई विश गुड लक टू यू। नहीं, वो बात आपकी सही है कि भाई ब्यूरोक्रेसी एक पैटर्न के ऊपर काम कर रही है, और वो पैटर्न उनका बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। सरकार ने इसमें कई नीतिगत बदलाव किए, और जिससे भारत की छवि और सांस्कृतिक पक्ष अलग दिखा। एग्जाम्पल के लिए, प्रधानमंत्री जी पहली बार विदेश गए, तो पहली बार ऐसा हुआ भगवत गीता प्रेजेंट की, उसी को लेकर हो हल्ला हो गया, ऐसा क्यों कर दिया गया। यह योग दिवस का विषय आया, उसके बाद से आपने देखा होगा कि बदलाव इस सीमा तक कि जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे, वहां अबू धाबी में मंदिर बनने लगा। इतना बदलाव अगर लाने में सरकार सफल रही है, तो कहीं ना कहीं साथ, हाँ वो जो आप बात कह रहे हैं, आर्टिकुलेशन नहीं है। देखिए वो जो आप बात कह रहे हैं, नहीं, सरकार अपने स्तर से जितना संकेत है, आर्टिकुलेशन नहीं है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, अब देखिए आप पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे,
आपको बेहतर जानकारी होगी। ये विषय तो सरकार की व्यवस्था के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति बेहतर बता सकता है कि वहां पर किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि सामाजिक कल्याण से लेके, राष्ट्र के विकास से लेके, राष्ट्र की सुरक्षा से लेके, नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सिनेरियो से लेके और डिप्लोमेसी तक बड़े विजिबल प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी बनी है और सांस्कृतिक संदर्भों में भी अगर आप देखें तो अब चाहे शंकराचार्य जी की मूर्ति वहां बनना हो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, वहां से लेके और हैदराबाद में जो मूर्ति बनी, इस ढंग की अगर आप चीजें देखें तो एक धरातल के ऊपर बदलाव दिखाई पड़ता है। अब आप जो कह रहे हैं इंट्रिंसिक है, तो सरकार के अंदर का कोई व्यक्ति बता सकता है कि क्या प्लानिंग है और उसका कितना क्या एग्जीक्यूशन है। मगर इंटेंशन के मामले में सरकार का इंटेंशन और उसके विजुअल रिफ्लेक्शंस बहुत साफ दिखाई पड़ रहे हैं।